स्वागत है दोस्तों। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगे हुए जो भी गद्य विधाएँ हैं उन सभी पर हम लगातार क्लासेस कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक बकरी के बारे में जानेंगे। इस नाटक में क्या है, मूल कथ्य क्या है नाटक का और किन किन घटनाओं, किन किन बातों को लेकर के ये नाटक लिखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, सारी बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। यदि आपने इस नाटक को नहीं पढ़ा है तो बहुत सारी बातें आपको इसमें जानकारी मिल जाएंगी। तो देखते हैं बकरी नाटक। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1974। इस नाटक की रचना के प्रेरक प्रसंग पर वे लिखते हैं कि किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया ये नाटक लिखने पर। तो वे लिखते हैं कि यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का सामयिक नाटक नहीं है। ये बातचीत इब्राहिम अलकाजी जो एनएसडी के नेशनल ड्रामा थिएटर के उस समय डायरेक्टर रहे, हेड रहे, उनसे बातचीत के दौरान ये बात उभर कर आई कि हिंदी में अब तक जितने भी नाटक लिखे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सुचिंतित, बहुत जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो प्रेक्षक हैं उन्हीं के लिए लिखा जाता है। आलोचकों के लिए नाटक लिखा जा रहा है कि आलोचक देखें, सराहें, उनकी चर्चाएं हों। लेकिन कोई ऐसे नाटक भारतेंदु के बाद नहीं आए सामने जिनका सीधा संबंध आम आदमी के जीवन, आम आदमी की समस्याओं और उनके सामयिक जीवन से संबंधित हो, उन्हें प्रभावित करता हो। तो ये बातें जब उभर के आती हैं तो ये बात भूमिका शुरुआत में ही लिखते हैं किताब के प्रवेश पे ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की अलकाजी के साथ बातचीत के बाद यह लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का सामयिक नाटक नहीं है। तो ये बातचीत किसके साथ है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वे 3 और महत्वपूर्ण कारण बताते हैं कि ये नाटक क्यों उन्होंने लिखा। वे लिखते हैं कि यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। यानी वे कहते हैं कि हिंदी में अगर ऐसा कोई नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक की भाषा और लोक रूप जो होते हैं नाटकों के, चाहे वो प्रहसन कह लीजिए या हास्य व्यंग के तौर तरीके कह लीजिए, लोकनाट्य के जो भी तौर तरीके थे उनमें सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण अगर देखने को मिलता तो शायद मैं ये नाटक न लिखता। वे ऐसा कहते हैं। फिर दूसरा कारण उन्होंने कहा कि यदि तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज न होते तो भी मैं ये नाटक न लिखता। क्योंकि बहुत सारे नाटक जो हैं वो उन्हें बड़े प्रेक्षागृह चाहिए, जो रंगमंच होते हैं उसकी लाइटिंग, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण बड़े बड़े नाटककार ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। सामान्य नाटककारों के बस की बात नहीं होती है कि वे वहाँ पे अपना मंचन करवा सकें, न ही सामान्य व्यक्तियों की पहुँच में वो थिएटर होते हैं जहाँ पर वो बैठ करके इस लोक नाट्य के रूप को देख सकें। तो यही बात वे लिख रहे हैं कि तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज न होते, कि बहुत ही विद्वान किस्म के लोग ही प्रेक्षक होंगे, दर्शक होंगे उस नाटक के, वही समझ पाएंगे। अगर ऐसा न होता तब भी मैं इस नाटक को न लिखता। और तीसरा कारण, यदि हिंदी के नाटककार यशः प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की ज़बान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। ये तीनों कारण थे। इसमें तीसरा कारण जो है वो बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बहुत सारे नाटककार वो यशः प्रार्थी यानी यश की आकांक्षा रखते हुए कई सारे नाटकों की रचना करते हैं। तो वे यही बात बार बार कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि आम आदमी की पीड़ा को प्रकट करने के लिए, वो भी आम आदमी की जुबान में और उसकी शैली में, ताकि आम आदमी के बीच में ये नाटक जाए, अगर ऐसा कुछ होता तो संभवतः मैं ये प्रयास न करता। तो ये नाटक का उन्होंने उद्देश्य बताया है, आपको ध्यान रखना होगा।
रिटन परीक्षा में भी, ताकि जब आप इस नाटक के विषय में कुछ लिखें तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए लिखें। आगे वे लिखते हैं कि यह नाटक, यानी उनका ये नाटक, इसकी सफलता, इसकी सिद्धि कहाँ पर होगी। कहते हैं कि यह नाटक जितना ही गांवों, कस्बों, स्कूलों, कॉलेजों, मजदूर बस्तियों आदि में खेला जाएगा, उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। यानी जिसे आप नुक्कड़ नाटक के रूप में जानते हैं कि जहां कुछ दर्शक इकट्ठा हो सकें, जो हॉटस्पॉट एरिया होता है, कोई मार्केट हो गया, स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, सड़क के चौराहों पर, ऐसे जगहों पर जब ये नाटक खेला जाएगा बार बार, तब इस नाटक का उद्देश्य पूरा होगा। अब हमें देखना यह है कि कोई नाटककार जब ऐसी डिमांड कर रहा है अपने नाटक के लिए, तो ऐसा क्यों आवश्यक है, क्यों वो इतनी डिमांड कर रहा है कि हर जगह खेला जाएगा जब ये नाटक, तभी इसका उद्देश्य पूरा होगा। कारण ये है कि इस नाटक में पूरी तरह से जब आप नाटक को पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि सत्ता तंत्र और प्रशासनिक तंत्र किस तरह से मिल करके आम आदमी के जीवन, उसके अधिकारों, उसकी संपत्ति, उसके जनजीवन की जितनी भी सामान्य आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, वो अपने अधिकार में खींच करके और सामान्य मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बना लेते हैं। और ये नाटक जो है, ये इमरजेंसी के दौर का लिखा गया नाटक है। उस दौर में और आज के दौर में आप जब इस नाटक को अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इमरजेंसी के दौर का नाटक है और हमारे समय में, आज के वर्तमान समय और परिस्थितियों में हूबहू, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। तब आपको लगेगा कि ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में ये लिखा गया था। तो सत्ता तंत्र और प्रशासनिक अमला ये मिल करके सामान्य मनुष्य को किस रूप में अपने फंदे में, अपने जो उनकी चाल होती है उसका शिकार बनाते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, उसका बहुत ही लोकप्रिय ढंग से उन्होंने लिखा हुआ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। अगर आपने अंधेर नगरी नाटक पढ़ी होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक बकरी को केंद्र में रख के अपना वो नाटक, उस नाटक की, अंधेर नगरी नाटक की घटनाक्रम को वे आगे बढ़ाते हैं और बकरी ही इस नाटक के केंद्र में है। बकरी जैसा निरीह पशु, एक जानवर जो आसपास सामान्यतः हर एक समाज में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाता है। राजनीतिक तंत्र और सत्ता तंत्र की जो कुचक्र हैं उसको उजागर करने में उसकी कितनी भूमिका है आप देख सकते हैं। कारण कि एक निरीह को ही बीच में डाल के आप बाकी लोगों की क्रूर प्रवृत्तियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक निरीह पशु, असामान्य जनता निरीह ही होती है। अधिकांश भारतीय समाज उस दौर का भी और आज भी ऐसा है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सुविधाओं से वंचित है, उसने गरीबी को, अशिक्षा को और तमाम तरह की अपनी कमियों को, जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनके पास उपलब्ध नहीं हैं, उन सबको अपनी नियति मान लिया है। ये मान लिया है कि ये हमारी किस्मत में नहीं था तो हमें नहीं मिला, और यही बातें आपको इस नाटक में दिखेंगी। तो भारतेंदु से लेकर के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो ये पद्धति अपनाई है कि किसी एक आप कहिए कि एक्सपेरिमेंटल कोई वस्तु है उसको बीच में डाल करके, जैसे बकरी को बीच में कथ्य के, नाटक के कथ्य में डालने के बाद उन्होंने दिखा दिया है कि कैसे कैसे लोग हैं जो उस निरीह पशु, निरीह जनता को खा जाने को आतुर है। अब ये दौर जो था इमरजेंसी का, वो गांधीवाद का एक मुखौटा लगा के उन्होंने लिखा भी है इस नाटक की भूमिका में कि गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और जनता को छला जा रहा है। लेखक चाहता है कि देश की राजनीतिक स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। यानी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये राजनीतिक स्थिति सुधर जाए और ये नाटक जो मैं व्यंग्यार्थ में जो कहना चाह रहा हूं ये जल्दी से जल्दी असंगत हो जाए, इसका कोई महत्व न रह जाए मेरे व्यंग का। लेकिन आज आप देखेंगे, अभी हम नाटक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का पाठ भी आपके सामने करेंगे, कुछ डायलॉग्स जो हैं नाटक के संवाद वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि केवल गांधीवाद का मुखौटा नहीं, जैसे उस दौर में गांधीवाद का मुखौटा लगा करके सत्ता की राजनीति की जा रही थी, वैसे ही आज देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के नाम पे उसके मुखौटे लगा करके बहुत सारे राजनीति की जा रही है, जिसे हम आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते हैं क्योंकि वही भारतीय जनता, हम आप हमारे इर्द गिर्द भी लोग हैं जो कि उसे
देखना नहीं चाहते, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, उसको आलोचनात्मक और तार्किक ढंग से उस विषय में सोचना नहीं चाहते। इसलिए ये नाटक असंगत नहीं हो पा रहा है और लेखक चाह रहा है कि भाई ठीक है, हमने व्यंग्य किया था उस दौर में और ये असंगत हो जाए तो ठीक है। असंगत तब हो जब ये राजनीतिक स्थिति सुधरे, और बिगड़ेगी तो ये और सार्थक होगा और दिनों तक पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं, अब हम नाटक की ओर बढ़ेंगे तो कि इसके पात्र कौन कौन से हैं, हमें ये ध्यान रख लेना चाहिए। सबसे पहले जब नाटक की शुरुआत होती है तो एक भूमिका का दृश्य होता है। भूमिका के दृश्य में एक नट होता है, एक नटिनी होती है। नट और नटनी ये दोनों मंच पर किसी ये अपने रोजगार है उनका नाट्यकर्म है, वो मंच पर है, सामने जनता बैठी है, दर्शक बैठे हैं, वहाँ प्रस्तुति देनी है और वहाँ नट और नटनी दोनों का संवाद होता है भूमिका वाले दृश्य में। ठीक है। इसके अलावा जब नाटक का पहला अंक आगे बढ़ता है तो ध्यान रखना, एक भिष्टी होता है। भिष्टी वो होता है जो उस दौर में जब बहुत अच्छे बर्तन नहीं होते थे, लोगों को पानी पिलाना होता था, तो वो बकरे या बकरी की जो खाल होती है उसका एक झोला नुमा बना करके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई जगह सिंचाई के साधन में भी ये इस्तेमाल होता है, चमड़े का होता है, बड़ा बड़ा सा खोल, वो पानी में कुएं में जाता है और उससे रस्सी से खींच करके सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, जिसे चमरौधा भी बोलते हैं, इस तरह से। तो ये जो भिष्टी होता है वो बकरे की खाल का बर्तन बना के उसमें पानी भर के लोगों को पानी भी पिलाता है, सड़कें सींचता है। तो पहले अंक में ये भिष्टी मिलेगा। एक दुर्जन सिंह है, कर्मवीर है, सत्यवीर है और सिपाही। हमने जो ये 3 कैटेगरी की हुई है, दरअसल ये तीनों कैटेगरी के पात्रों के अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं। ये जो 4 लोग हैं, दुर्जन सिंह, कर्मवीर सिंह, सत्यवीर सिंह और सिपाही, असल शोषक जो हैं इस नाटक के, जो पूरे भारतीय राजनीति और प्रशासनिक तंत्र के भ्रष्टाचार को, उनके कुचक्रों को, उनके दांव पेचों को प्रकट करता है। दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर और एक सिपाही भी उसमें शामिल है। ठीक है। अब जो शोषण का शिकार होते हैं वो कौन है? विपत्ति नाम की एक औरत रहती है जिसकी बकरी रहती है और उस बकरी को उठा ले जाते हैं ये चारों मिल करके। तो अभी आगे हम इसे डिटेल में देखेंगे। ये युवक है, युवक ये बहुत प्रबुद्ध है, तार्किक है और ये जानता है, समझ रहा है सारी चीज़ों को, स्थितियों को समझता है और प्रश्न करता है इन सभी लोगों से, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। दरअसल समाज पूरी तरह से नियति पर आधारित है और शोषण करने वालों के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और अपनी नियति मान लेता है। तब ये युवक, इसकी एंट्री होती है और एंट्री के बाद ये प्रश्न करता है कि आप लोगों ने उसकी विपत्ति की बकरी को क्यों जाने दिया? उन लोगों ने अगर आपको मूर्ख बनाया तो आप लोग क्यों मूर्ख बने? इस तरह के बहुत सारे तार्किक प्रश्न देता है। अभी वो सारे संवाद हम आपको पढ़ के सुनाएंगे तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ध्यान रखना है, नट और नटनी, भिष्टी, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण, इतने पात्र हैं और इन पात्रों के नेचर भी आपको जानते रहना है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात और जो परीक्षाओं की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रथम प्रस्तुति कब हुई। इसकी प्रथम प्रस्तुति जननाट्य मंच 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में इसकी पहली प्रस्तुति की गई। तो कहाँ हुई? त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में। कब हुई? 13 जुलाई 1974। इसका प्रकाशन वर्ष भी 1974 माना जाता है। और किसके द्वारा? जननाट्य मंच। ये प्रथम प्रस्तुति की डिटेल है, आपको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर जब इसकी प्रस्तुतिकरण हुआ तो इसके निर्देशक थी कविता नागपाल, संगीत दिया था मोहन उप्रेती ने और नृत्य संरचना जो थी वो भगवती चरण शर्मा थे। तो ये डिटेल है, भगवती चरण वर्मा नहीं है, भगवती चरण शर्मा है, ध्यान रखिएगा। तो ये लोग पूरे नाटक का संयोजन कर रहे थे, कविता नागपाल जी निदेशक थी। तो ये सारे तथ्य आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस नाटक में कुल 2 अंक हैं, 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। 3-3 दृश्यों के बाद पर्दे बदलते हैं, मंच पर फिर नट नटिनी आ जाते हैं। तो एक तरह से नट नटिनी सूत्रधार हैं इस नाटक के। वे शुरुआत में भूमिका दृश्य में खड़े होते हैं
उसके बाद पहले अंक से शुरुआत हो जाता है नाटक, और जैसे ही कहाँ कहीं दृश्य परिवर्तन होता है तो नट नटनी गीत गाते हुए आ जाते हैं। और बहुत सारे जो लोक गायन की पद्धतियाँ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कई सारे गीत भी आपको दिखाई देंगे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी में है, ठीक है, चूरन वाला गाता है, पाचक वाला गाता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो ये सारी चीज़ें जैसे वहाँ हैं वैसे ही बहुत सारे गीत यहाँ पर भी हैं जो हास्य व्यंग्य के साथ व्यंग्यार्थ को प्रकट करते हैं, चोट करते हैं उस पूरी व्यवस्था पर, ठीक है। आरंभ में भूमिका दृश्य नाम से एक दृश्य है जहाँ से नट और नटनी के संवाद हैं, ठीक है। तो नट और नटनी के आरंभिक संवाद कहाँ हैं? भूमिका दृश्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें पहले अंक की, उससे पहले हम देखेंगे कि भूमिका दृश्य में क्या बातें हैं। दरअसल भूमिका दृश्य की जो शुरुआत सर्वश्री दयाल सक्सेना जी ने की हुई है उसमें नट और नटनी के संवाद हैं। नट के बारे में उन्होंने बताया है कि वह बहुत ही विद्रोही प्रवृत्ति का है, और विद्रोही प्रवृत्ति का होने के कारण जब कोई नाटक खेला जा रहा है, नाटक की शुरुआत होती है तो एक पद्धति है कि मंगलाचरण गाया जाएगा, यानी जैसे कोई भी शुभ काम करना होता है तो देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, वैसे ही मंगलाचरण की पद्धति नाटकों में रही है अब तक। लेकिन वो विद्रोही प्रवृत्ति का है तो वो इसका विरोध करता है, ठीक है। सारी मंडली जब मंगलाचरण गाना शुरू करती है तो नट वहाँ चुप रहता है, और जब उसे जोर दिया जाता है कि तुम भी गाओ तो वो कुछ नौटंकी की शैली में कुछ नई बातें उसमें जोड़ने लगता है, व्यंग करता है। जैसे नटनी वहाँ पर जो है, जो नटी रहती है उसका शुद्ध है नटी, तो जब वो एक दोहा पढ़ती है कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, तब जो नट होता है वो व्यंग रूप में बहुत देर तक तो चुप रहता है, लेकिन जब ज़बरदस्ती की जाती है तब वो भी नौटंकी की शैली में जोड़ देता है कि 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। तो इस तरह की कई सारे पद वो गाती है जब नटी, तो नट वहाँ पर कटाक्ष के रूप में अपनी बातें अपने स्तर से नौटंकी की शैली में कहने लगता है, ठीक है। तो वो जो नट एक जगह और कहता है कि ऐसा नाटक तू हमसे कराए हैं क्या, जिसमें आती कहीं तुक नज़र ही नहीं, रूप के सूप से बात उड़ जाए हैं, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। दरअसल वो एक कवि होता है, जो नट होता है वो कवि होता है, और कवि होने के नाते वो सत्य का पक्षधर है। वो नाटकों में झूठ दिखाना, झूठ परोसा जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन नटी कहती है कि हमारा ये रोजगार है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हम ये काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, जीवन चलता है, तो इसलिए इसे बिगाड़ो मत, थोड़ा सा इसमें अपना जो कुछ भी तुम्हारी लेखनी है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। तो वो कहता है कि मुझसे नहीं होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे धीरे धीरे फिर वो समझाती है कि नहीं, थोड़ा सा नाटक को अच्छा बनाओ, क्योंकि जो लोग देखने आए हैं ये बहुत ही सुरुचि संपन्न लोग हैं, कलात्मकता देखते हैं। और भाषा में इसके लिए वह क्या शब्द है, कलात्मक, सुरुचि संपन्न, ये वैसे हैं। तो नट कहता है कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा, यानी जो लोग बैठे हैं नाटक देखने उनकी प्रवृत्ति क्या है, वो कलात्मकता देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, सुरुचि संपन्न है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान किस्म के। तो सामान्य जन नहीं बैठा हुआ है नट और नटी के नाटक को देखने के लिए। तो जब कलात्मकता ढूंढते हैं तब नट वहाँ पर चुटकी लेता है कि कलात्मकता यानी डब्बे में डब्बा दिखाना है। तो कहती है हाँ, डब्बे में डब्बा ही दिखाओ, ये वही पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें इन दोनों के बीच में संवाद चलते हैं, जिसमें नट मानने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों के लिए नाटक नहीं करूँगा, नाटक जो मैंने लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ूँगा। जब दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और दोनों नाराज़ हो जाते हैं, तब वहाँ पर एक छोटा सा गीत है, आपको वो मैं सुना देता हूँ। वो युगल गीत है, दोनों मिल के गाते हैं नट और नटी कि जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी अमीरी कैसी गरीबी, प्यारी लागे नटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी। इस तरह की चीज़ें दोनों जो है गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और फिर नट जब नहीं मानता तो नटनी थोड़ा नाराज़ होती है, तो नट कहता है कि अच्छा चलो एक मशक लगाते हैं। और मशक यानी कि वो जो भिश्ती है, भिश्ती मशक जो बकरे के खाल का बर्तन बना करके उसमें पानी भर के सड़क सींच रहा है, उसकी कथा ये दोनों मिल करके
नाट्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि पहले अंक से शुरुआत हो जाती है। पहला अंक शुरू हो रहा है, मंच पर भिश्ती आ रहा है और वो उसी मशक में पानी भर के सड़क सींच रहा है और वहाँ पर वो एक गीत गाता है कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है कि पहला अंक जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से भिश्ती है जो कंधे पर मशक लादे सड़क सींच रहा है और गा क्या रहा है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। ये बकरी क्या है? दरअसल इन्होंने कहा कि गांधीवाद जो है वो बकरी के रूप में, गांधीवाद का इस्तेमाल, अहिंसावाद का इस्तेमाल करके राजनीति ने उस बकरी को हड़प लिया है और उस बकरी को मार के उसके खाल में पानी भर के और उसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। तो व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने ये बात उस दौर में, इमरजेंसी के दौर में ये बातें लिखी हुई हैं। अब वहाँ पर दृश्य में जब ये बातें जो भिश्ती है वो कहता है, तो जब भिश्ती ये गाना गा रहा है तो बगल से 3 लोग मंच के कोने से सुन रहे होते हैं कि ये क्या गा रहा है। दरअसल वो 3 लोग कौन हैं? दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर। इन्हें एक आइडिया चाहिए जिससे वे धन कमा सके, जिससे ये प्रतिष्ठा, कुर्सी सब कुछ कमा सकें। उन्हें वो आइडिया नहीं मिल रहा होता है, लेकिन उन्होंने जब उस भिश्ती वाले को कंधे पर बकरे की खाल में पानी सींचते हुए देखते हैं तो उन्हें वो आइडिया मिल जाता है और यहीं से नाटक आगे बढ़ता है। वे कहते हैं मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई। वहीं सिपाही एंट्री करता है। सिपाही जो उनका साथ देता है, वो तीनों डाकू और लुटेरे हैं और उनका साथ देता है सिपाही। सिपाही पूछता है कि क्या मिल गई, तो बहुत देर तक खिंचाने के बाद वो लोग नहीं बताते हैं। सिपाही कहता है कि लगता है तुम लोग मुझे अपना नहीं मान रहे हो, इसलिए तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो ये पूछते हैं कि क्या कोई डाका डाला है क्या? सिपाही पूछता है कोई डाका डाला है क्या? तो दुर्जन सिंह कहता है कि होश में बात करो दीवान, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। तीनों कहते हैं और क्या? सिपाही शरीफ आदमी? हाँ, अब मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? यानी अगर डाकू शरीफ हो गए तो सिपाही, प्रशासन, अमला, जो बहुत सारे लोग मिले हुए उनसे, सभी आप सभी जानते हैं नौकरशाही का भ्रष्ट चरित्र जो भी है, कि उनका क्या होगा अगर अपराध ही नहीं होगा। अपराधी अगर शरीफ हो जाएंगे तो उनका क्या होगा? तो ये बातें होती है। फिर वहाँ पर वो पूछता है कि अच्छा ठीक है, क्या तरकीब आपको मिली है, कुछ मिली है तो मुझे बताइए। तो कहता है हमें एक तरकीब मिल गई है। तो कहता है नायाब तरकीब? फिर सिपाही पूछता है कि उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि इससे तो लूटपाट करते थे वही भला है, अब तुम तरकीब लेके क्या करोगे? डाकू डकैत तरकीब लेके क्या करेगा भला? तो ये लोग उसको समझाते हैं कि तुम हमारे साथ मिले रहो और हम मिल करके एक सत्ता तंत्र अपनी स्थापित करेंगे। तो उसके लिए वे सिपाही को आदेश देते हैं कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है एक बकरी का इंतजाम, और बकरी लेकर आओ, उसके बाद हम आगे अपनी पूरी व्यवस्था बनाते चलेंगे। मैं आपको सारांश रूप में इसलिए बता रहा हूँ कि नाटक को इस रूप में समझें ताकि कुछ कुछ घटनाक्रम आपके मस्तिष्क में रहें तो आप इस नाटक को भूलें न। जब वो बकरी लेके सिपाही आता है तब वो पूछता है कि अब ये बताओ, दुर्जन सिंह कहता है कि दीवान जी यह क्या है? तो सिपाही कहता है बकरी। दुर्जन सिंह कहता है कि किसकी बकरी? सिपाही कहता है गाँव के हरिजन की। दुर्जन सिंह नहीं, बिल्कुल गलत, यह गांधी जी की बकरी है। देखिए, टोपी पहनाना जो कहते हैं, ये टोपी पहनाने की कला, उसी को उन्होंने सामान्य लोक नाट्य के तौर तरीकों में इस बात को प्रकट कर दिया है। और यही राजनीतिक तंत्र का जो भी चल रहा है, आप तरीका देख रहे होंगे कि किस चीज़ को कब किस अस्मिता से जोड़ देंगे ताकि आप भावुक होकर, भावनात्मक होकर के उस चीज़ को मान लेंगे जो वो बताना चाह रहे हैं। अब गांव से एक बकरी चोरी करके आई है और उसे गांधी जी की बकरी बताता है। दुर्जन सिंह फिर कहता है कि अच्छा बताओ यह क्या देती है? तो सिपाही कहता है दूध। तो दुर्जन सिंह कहता है नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। बताओ तो क्या खाती है? सिपाही कहता है घास। दुर्जन सिंह कहता है नहीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक। ये क्या है कि बकरी जो एक रूपक के रूप में है, प्रतीक के रूप में है गांधीवाद के, उसका इस्तेमाल बड़ी चालाकी से राजनीतिक तंत्र और सत्ता तंत्र ये लोग करते हैं। और वे कह रहे हैं कि ये
अहिंसावाद जो गांधी जी का है वो बुद्धि, बहादुरी और विवेक इन सभी को खा जाता है, और इसी बकरी का इस्तेमाल करके हम सबके बुद्धि, विवेक और बहादुरी को खा जाएंगे। धीरे धीरे हमें धन, कुर्सी और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से वो षड्यंत्र शुरू होता है। अब आप देखेंगे कि दुर्जन सिंह जब ये प्लान कर लेता है तो जैसे ही बकरी चोरी होती है तो जिसकी बकरी रहती है वो औरत दौड़ती हुई आती है उन लोगों के पास और कहती है कि साहब ये हमारी बकरी है और हमारी बकरी हमें वापस कर दो। ये लोग कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। उस महिला को बहुत तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारी बकरी नहीं है, दरअसल ये गांधी जी की बकरी है। अब वो ताजुब हो जाती है महिला कि ये बकरी मेरी, इसे पाला पोसा मैंने, ये मेरी बकरी का बच्चा है और हमारे बच्चों ने इसके साथ अपना पूरा बचपन बिताया हुआ, ये कह रहे हैं गांधी जी की बकरी है। तो पूछते हैं कि कैसे गांधी जी की बकरी, आप कैसे कह सकते हैं? तो तर्क ये देते हैं कि इस बकरी की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ, और सारे मिलके कहते हैं कि वो जो माँ थी उसे गांधी जी ने पाला हुआ था और बहुत दिनों से तलाश थी इस बकरी की और तुमने इसे कैद कर रखा है। ये बकरी गांधी जी की है। और वो कहती है कि इसे खिलाया पिलाया मैंने। तो कहते हैं कि तुमने इससे कुछ सीखा? तो कहती है कि हम गरीब हैं, हम अनपढ़, हम इससे क्या सीखेंगे? कहते तुम सीखोगी क्या? तुमने इस बकरी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तुमने इसको ठीक से खिलाया नहीं, इसका दिमाग कमज़ोर कर दिया, इसका शरीर कमज़ोर कर दिया, तुम्हें पाप लगेगा। गांधी जी देवता थे और उनकी ये बकरी देवी, तो इनकी पूजा होनी चाहिए कि नहीं? तो इस शैली में कौन पूछता है? आज के राजनीतिक तंत्र में आप सभी जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं, इस टाइप की चीज़ें जो पूछी जाती हैं। तो वहाँ पर ये आप देखेंगे कि दुर्जन सिंह जब गांव के लोग भी इकट्ठे होते हैं तो उनसे पूछता है कि आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं, आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए? गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए देवी का मान होना चाहिए या नहीं? तो सारे ग्रामीण मिलकर आपस में कहते हैं जरूर होना चाहिए। फिर दुर्जन सिंह उनसे कहता है यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए, क्या शांति मिलेगी? तो सारे ग्रामीण लोग कहते हैं नहीं, कभी नहीं मिलेगी। अब आप ही बताइए यह बकरी हम इस औरत को कैसे दे दें? यह कहती है कि यह बकरी हमारी है, हम भी कहते हैं यह बकरी तुम्हारी है, लेकिन यह बकरी सब की है, इसीलिए किसी की नहीं है। देखिए, एक औरत जिसने अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उस बकरी का पालन पोषण किया, उसके दूध से उनका परिवार चलता है, रोजी रोटी है, जो कुछ भी है उनका जीवन चल रहा है, उसे हड़पने के पैतरे किस तरह से ईजाद किए जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और नेतागण आज से 1974 की ये डायलॉग हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं, और भोली भाली जनता वो मान लेते हैं कि हाँ होना चाहिए। वो भावना से जोड़ के, भावना के साथ खेलने की बातें हैं और इस नाटक में ये दिखाई पड़ता है। तो इसके पीछे पूरी रणनीति बनाई जाती है कि बकरी जैसे ही ये हमारी हो जाएगी, हम बकरी सेवा संस्थान बनाएंगे, बकरी के नाम पे ट्रस्ट बनाएंगे और लोगों को बुलाएंगे बकरी माता का दर्शन करने के लिए, जिसके पास जो होगा वो सब अर्पित करे और बकरी माता उनके कल्याण में काम करेंगी। तो ऐसे ऐसे झूठे झूठे वादे, मूर्ख बनाने, और ग्रामीण जनता सब जान रही है लेकिन उसके बावजूद लोग मूर्ख होकर के उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जो कर्मवीर और सत्यवीर रहते हैं, ये दोनों दुर्जन सिंह के चेले हैं। ये दोनों उसके पीछे पीछे उसकी बातों में सहमति और तर्क देते हैं। बाद में दुर्जन सिंह कर्मवीर को चुनाव लड़वाता है और सत्यवीर को विदेशों में बकरी पर भाषण देने के लिए भेजता है। तो आप देखेंगे कि इतना हास्य व्यंग्यपूर्ण ये नाटक और इतना चुटीला है कि कैसे अलग अलग जो विषय पूरी तरह से अर्थहीन है उस पर व्याख्यान देने या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत सारे लोग आज के दौर में समाजवाद, राष्ट्रवाद, देशभक्ति या जनता के कल्याण की कोई बातें नहीं जानते, उसके बावजूद वो बने हुए हैं उनके व्याख्याता। तो ऐसे चरित्र वाले लोगों को आप देख सकते हैं बखूबी। ये नाटक उन्हीं सब पे चोट करता है। जैसे ही नाटक का दृश्य ख़त्म होता है तो आप देखेंगे कि पहला दृश्य ख़त्म हो जाएगा इस नाटक का। धीरे धीरे चौपाल बैठती है और वो लड़का, जो युवक की बात हम कर रहे थे, वो गोदान के जो गोबर है, गोबर के जैसा वो क्रांतिकारी है, तार्किक चेतना है, वो प्रश्न करता है
वो पूछता है सारे लोगों से, पंचायत बैठी है, गांव के लोग निराश होकर के बैठे हैं कि विपत्ति की बकरी चली गई। और विपत्ति को जब वो बार बार कहती है कि ये बकरी मेरी है, तो उसे सिपाही के माध्यम से देश रक्षा कानून, राष्ट्र रक्षा कानून, अलग अलग कानूनों के माध्यम से जेल भिजवा दिया जाता है। उसे 2.5 साल की जेल हो जाती है और उसकी बकरी लेकर के ये लोग बकरी को माता घोषित करके और अलग अलग तरीके से धन इकट्ठा करना, लोगों के दिमाग में बनाना कि ये देवी है और ये सूखा दूर करेगी, अकाल दूर करेगी। तो इस तरह से उस पर अधिग्रहण कर लेते हैं और बेचारी विपदी जो है वो जेल चली जाती है। तब युवक आता है और पूछता है कि क्यों इतना निराश होकर के बैठे हो, क्या किसी का मुर्दा फूंक कर बैठे हो? तो एक ग्रामीण बताता है कि विपत्ति जेल गई, बकरियों छीन लीन, जेहलो बेच दीन। और युवक कहता है कि और आप लोग आशीर्वाद लीन, आपने उन्हें बकरी क्यों दी? तो तीसरा आदमी कहता है कि कहीं गांधी बाबा की है तो हम काव करित, हम क्या करें? युवक, उन्होंने कहा और आपने मान लिया? कहा कि तुम भी चुप रही? तो ग्रामीण औरत कहती है कि मर्दन के बीच हम काव बोलित। युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेहल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई है, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग है, ठग। बहुत कटाक्ष है इस पूरे कथन में उस युवक के कि आज बकरी गांधी जी की हुई, कल गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम के हो जाएंगे। ये सब ठग है, ठग। और आज के वर्तमान संदर्भ में आप देखिए, इस नाटक की आवश्यकता आज भी उतनी ही है कि सामान्य जनता समझ सके कि उसके साथ किस तरह का छल छद्म हो रहा है। तो इन्हीं सारे दांवपेचों के ऊपर ये नाटक लिखा गया है। आपको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं कुछ संवादों को ध्यान में रखते हुए आपको इसके बारे में जब भी आप रिटर्न लिखेंगे तो इस परिदृश्य को जरूर लिखेंगे। तो दूसरा दृश्य जब खत्म होता है इस पंचायत के बाद और युवक की उत्तेजना और तार्किकपूर्ण बातचीत के बाद, तो नट का प्रवेश होता है और नट गाता है कि धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोंदा चाक पर है घूमता। नेकी सच्चाई शराफत घर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। क्या ये कटु सत्य नहीं है आज के संदर्भ में? आश्रम, सेवा संस्थान, तमाम तरह की चीज़ों के नाम पे, धर्म, मंदिर, मस्जिद, बहुत सारी चीज़ों के नाम पर ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि उनकी उन्नति हो रही है, लेकिन सामान्य जन का जीवन स्तर गिरता जा रहा है, उनकी आमदनी घटती जा रही है, उनके लिए रोजगार के साधन नहीं है। ऐसे ही संदर्भ उस दौर में थे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौर में, और उस पर चोट किया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और ये चोट आज भी दिखाई पड़ रही है। इसकी आवश्यकता बनी हुई है। तो ये बातें हम देख रहे थे कि सत्यवीर को भेज दिया जाता है बकरीवाद पर भाषण देने के लिए। वो कहता है कि मैं जाकर के विदेशों में बकरीवाद का प्रचार करूंगा। फिर ये होता है कि कर्मवीर क्या करेगा? तो ये होता है कर्मवीर को चुनाव लड़वाया जाएगा, वो चुनाव लड़ेगा। और अंततः ये लोग अपने प्रयोजन में, जो इनका मूल मंतव्य होता है, उसको करने में सिद्ध होते हैं। 2.5 साल तक विपत्ति जेल में रहती है और यहाँ पे सब कुछ बदल चुका होता है। बकरी को जहाँ बांधे रहते हैं ये सभी, वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग, बड़े महल बन जाते हैं। जो सिपाही होता है वो DIG लेवल का हो जाता है, सब कुछ। और अगर आप लोगों ने आश्रम वेब सीरीज़ देखी होगी तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जो उनके अंगरक्षक हैं वो DIG लेवल के अधिकारी हो जाते हैं। उनकी बहुत सारे सिपाही सैनिक होते हैं जो कि बड़े बड़े हथियारों से लैस होते हैं। एक पूरा सिस्टम, एक तंत्र होता है, और वही आश्रम ही आश्रम बन गए आज़ादी के बाद। कहने का तात्पर्य वही है। तो ये नाटक इस तरह से आगे बढ़ता जाता है और बीच बीच में नट और नटनी का गायन भी होता रहता है। बकरी को लेकर के नट गाता है कि हर ऐश करा जाएगी यह गांधी जी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी यह गांधी जी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी जी की बकरी, बैतरणी पार करा जाएगी गांधी जी की बकरी। बकरी की इसलिए सभी जय बोल कर चलो, जो चाहो करो झिझको न दिल खोल कर चलो, दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, हो टेंट या तिजोरी सब टटोल कर चलो, हर ठोस चीज़ में भी यहाँ पोल कर चलो। जितनी ठोस चीज़ें चल रही हैं उन सब में पोल कर दो, उन्हें खोखला कर दो। मिल जाए शराफत तो पत्ता गोल कर चलो, सौ खून माफ़ करती है यह गांधी जी की बकरी,
हर राह साफ करती है यह गांधी जी की बकरी। तो धीरे धीरे ये बातें इस नाटक में दिखाई पड़ती हैं और दूसरा अंक शुरू हो जाता है। और दूसरे अंक में आप जब देखेंगे तो सारे लोग उस युवक के प्रश्नों के बाद, उस युवक के संगठन के बाद वो जा करके वहाँ देखना चाहते हैं। वो कहता है कि जाके देखो बकरी जिंदा भी है या नहीं, जिस बकरी के दम पे इन्होंने इतना बड़ा संस्थान चलाया हुआ है, बकरी को कैद कर लिया है। तो सारे लोग वहाँ जाके देखते हैं तो पता चलता है कि बकरी को शहर ले जाया गया है और शहर ले जा कर के वहाँ पे भोज की बात होती है, अय्याशी की बात होती है कि हम क्या करेंगे, हमें कुछ और जो आनंदप्रद विषय है वो भी करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो भोजन के लिए भोज का आमंत्रण होता है, तो उसी बकरी की बलि चढ़ा दी जाती है और उसकी खाल शहर में ले जा कर के, जो भिष्टी नाटक के आरंभ में आप सुन रहे होंगे, उस भिष्टी को वहाँ मीटिंग करके कहा जाता है कि ये भिष्टी बड़ी सेवा कर रहा है। अब हम एक भिष्टी ने हुमायूं की जान बचाई थी, तो एक दिन का हुमायूं ने शहंशाह बना दिया। हम तो शहंशाह नहीं बना सकते, लेकिन एक मशक देंगे, मशक वो जो बकरी की खाल का बनता है, तो हम एक मशक इसे देंगे ताकि ये सेवा करता रहे। बकरी वो लोग खा जाते हैं और खाल उस भिष्टी को दे देते हैं कि तुम इसमें पानी भर के और पानी वाला काम करो, लोगों को पानी पिलाओ, सड़कें सींचो, जो भी है। तब सारे लोगों को वो युवक इकट्ठा करता है और वहाँ जा कर के देखता है, तो ये सब इस तरह के व्याख्यान चल रहे होते हैं कि हम भिष्टी के जीवन को बदल रहे हैं, हम उसे दान कर रहे हैं। फिर सारे ग्रामीण जब ये बात समझ जाते हैं तो फिर वो उन पर अटैक करते हैं और सारे लोगों को पकड़ के उन्हें सजा देते हैं, दंडित करते हैं। तो पूरा नाटक इसी दृश्य पे है। बहुत मज़ेदार किस्म के इसमें बहुत सारे गीत हैं जो लोक नाट्य शैली में है। जैसे नट गाता है कि जिस धूल से शहरों में मची रंग रैलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियाँ, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी बिवाइयों से चला रेलगाड़ियाँ, उसके ही चिथड़ों से पहन सूट साड़ियाँ, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद है ओ देश जाग जाग। सारी चीज़ें फेक हैं, सारी बातें फेक हैं। और जो श्रम कर रहे हैं, जिनकी विवाहियों जो अपने विवाहियों के बावजूद श्रम कर रहे हैं, उनके दम पे रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, वो सारे लोग उपेक्षित हैं। आप लोगों ने मजदूरी और प्रेम निबंध पढ़ा होगा जब हम पढ़ा रहे थे, उसमें भी यही बात सरदार पूर्ण सिंह जी लिखते हैं कि जिनके दम पर आपकी हवेलियाँ खड़ी हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, जिनके मजदूरी पर आपके कल कारखाने चल रहे हैं, उनकी उपेक्षा, उनके श्रम की उपेक्षा ही असली नास्तिकता है। क्योंकि आप मनुष्य पूजा, चेतना की पूजा कर ही नहीं रहे हैं, उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। वही बात यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस नाटक में भी लिखा हुआ है। तो ये बातें यहाँ पे आकर के फिर अंत में समाप्त होता है कि युवक जो है वो युवक रहता है कौन, उसी भिष्टी का लड़का रहता है जो गांव में जाकर के चेतना का संचार करता है, लोगों से प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों कि आप लोग बोल नहीं रहे हैं, और मूक सहमति से सारी चीज़ें नियति का मान करके स्वीकार कर ले रहे हैं। और वो लड़का सबको एक बार चोट पहुंचाता है अपने एक गीत से कि बकरी हमको बना दिया, बकरी की मेमे ने सब कुछ सहना सिखला दिया, बकरी की मेमे ने छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंधकर रहना सिखला दिया, बकरी की मेमे ने कांटों में लगी पत्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया, बकरी की मेमे ने। कांटों भरी पत्तियां ही, कोई अपने घर को छोड़ के बाहर अगर नौकरी के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है, बाहर वो क्या खा रहा है, किस परिवेश में है, किसी को चिंता नहीं। तो कांटों भरी पत्तियां खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया, बकरी की मेमे ने। इस टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप जाना सिखला दिया, बकरी की मेमे ने। ये पूरे नाटक में यही है कि बकरी एक तरह से गांधी जी का अहिंसावाद जो निरीह बना दे, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया है राजनेताओं ने कि आपको चुप रहना है, आपको नहीं बोलना है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल सामने करना है। गांधीवाद का गलत इस्तेमाल राजनीतिक तंत्रों ने किया और जनता का शोषण किया, जनता के अधिकारों का हरण किया और जनता निरीह मूक बनी हुई देखती रही। तो युवक की जो एंट्री है, युवक की एंट्री वहाँ पर ये दिखाई जाती है। वो चेतना युक्त जब व्यक्ति आके तर्क करता है, संवाद करता है, उन लोगों से पूछता है कि आप लोग चुप क्यों थे,
तब लोगों को लगता है कि सच बात है, हम ठगे गए, हम छले गए। वो सारे लोग फिर जहाँ पर उस बकरी की खाल का वितरण वो लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पहुँच के उन दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सतवीर और उस सिपाही को पकड़ते हैं और पकड़ के उन्हें ले जाते हैं और नाटक यहीं पे अंत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बकरी नाटक सामान्य जनता के लिए कहा गया है कि सामान्य जनता बकरी की तरह निरीह हो गई है, जिसके जो पत्तियां खाती है, जो शाकाहारी है, जो हिंसा नहीं करती है, और जो हिंसा नहीं करता है, जो साधारण तौर तरीके से रहता है, वही खाने योग्य है और उसी को राजनीतिक तंत्र अमला खा जाता है। आज का दौर और उस दौर का, आपातकाल का दौर लगभग एक जैसा था, लगभग एक ही जैसे आज आप कोई भी अगर आपत्ति, कोई भी प्रश्न अगर सरकार पर उठाते हैं या किसी तंत्र पर उठाते हैं तो आप अलग अलग कानूनों में, अलग अलग धाराओं में जेल जाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। तो उस पर चोट करना साहित्य का, नाटकों का, चिंतकों का काम है, और ये काम जिस दिन साहित्य, नाटक और ये समाज छोड़ देगा, उस दिन से ये तंत्र और निरंकुश हो जाएंगे। और आज नहीं, वो युवक कहता है कि आज बकरी गांधी की हुई है, गाय कृष्ण की हो जाएगी, बैल बलराम की हो जाएगी, एक दिन आप भी उनके शिकार हो जाएंगे, इसलिए समय रहते चेत जाओ। ये बातें जब वो कहता है तो कहीं ना कहीं इस नाटक की सार्थकता इन्हीं सारे संवादों में है। और नट का जो गायन है वो विद्रोही प्रवृत्ति का है और उसका गायन ही चेतना देता है पूरे के पूरे नाटक में, बीच बीच में उस माहौल को और मजबूत करता है कि विद्रोह होना चाहिए, जनता को खड़ा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और नट कहता है कि जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे वह भी ज्यूं बेअख्तियार। जिसका झंडा हाथ में है वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट में। पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस क्लेश का। ये नट कहता है। तो आप अंधेर नगरी को और इस बकरी नाटक को, दोनों को कभी साथ में, बहुत पतले पतले ये पुस्तकें हैं, 57-58 पेज का नाटक है। अंधेर नगरी भी ऐसे ही 50-50 पृष्ठ के आसपास का नाटक है। दोनों नाटकों को एक बैठक में पढ़ के और देखिए मज़ा की किस तरह से एक बड़े नाटककार भारतेंदु और सर्वश्री दयाल सक्सेना ने अपने दौर के समय और समाज के साथ साहसपूर्ण और तार्किक ढंग से व्यंग्यात्मक लहजे में लड़ाई लड़ी है, लोगों को चेतना दी है। और इस नाटक का बहुत मंचन हुआ, अलग अलग भाषाओं में हुआ, अलग अलग लोक शैलियों में हुआ। पटना में इन्होंने बताया है कि पटना में तो एक गांव में पेट्रोमैक्स के सहारे रात रात भर वहाँ पर इस नाटक का मंचन हुआ। विदेशों में भी कई भाषाओं में इसका मंचन हुआ। तो ये नाटक बहुत प्रसिद्ध है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, वाणी प्रकाशन से ये प्रकाशित है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और 60 रुपये का ये नाटक है। 1 घंटे में आप इसको पढ़ सकते हैं, 1-1.5 घंटे में, जिससे आप पूरा मंतव्य इस नाटक का समझ जाएंगे। उम्मीद है सारांश आप समझ पाए होंगे। हमने तथ्य यहाँ पर पढ़कर कुछ सुनाए हैं, उनका सारांश दिया है। आप इस नाटक की पूरी मनोदशा से समझ सकते हैं कि क्या इसमें कथ्य है, क्या उद्देश्य है, वो सारी चीज़ें प्रकट हो गई होंगी। इसके अलावा इससे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे, एक क्लास में हम सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे आप परीक्षाओं में टेक्स्ट बुक से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रति तैयार रहेंगे। बाकी जो शुरुआती यूनिट के जो भाषा विज्ञान के, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथों के नाम, रचनाकारों के नाम, उन पर अपनी नज़र बराबर बनाए रखें और रचनाओं पर हम प्रश्न करवा रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।